बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस 2 स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले केस 1 स्टडी किया था जिसके अंदर दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही थी। इस केस में एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा। उसके अंदर आपने लिखना है कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज M1 एंड M2 नेम्ड A एंड B अटैच टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के एंड्स से जुड़ी हुई हैं पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अब इधर दो बातें बोली मैंने, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग थी, दूसरी फ्रिक्शनलेस पुली थी। ऐसा क्यों है? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्यों यूज़ की, आर्म स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वैसे कोई ऐसी है नहीं जो पाई जाती हो, लेकिन इसलिए यूज़ की कैलकुलेशंस में थ्रेटिकली, क्योंकि अगर इनके खिंचाव के दौरान स्ट्रिंग थोड़ी सी एक्सटेंसिबल होगी, यानी थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, तो आधी आधी एनर्जी उधर ही ज़ाया हो जाएगी, आधी टेंशन उधर ही निकल जाएगी, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो सपोज किया हमने कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यूज़ की। सेम इसी तरह अगर फ्रिक्शनलेस पुली ना होती, ये जो पुली जो लगी हुई है इसके अंदर फ्रिक्शन होती, तो जो एनर्जी फ्रिक्शन के दौरान ज़ाया होनी थी, जो फोर्स उधर लगनी थी, तो फोर्स आधी उधर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी हमें, जो कि हम नहीं करना चाहते। क्योंकि ये छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं, 9th क्लास का सिलेबस है, इसके अंदर जो फ्रिक्शन है उसके अलावा जो एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग है उसको इग्नोर कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको इग्नोर करके बेसिक्स समझ रहे हैं फ़िलहाल। तो एक मैस M1 था, एक मैस M2 था। मैस M1 नीचे की तरफ मूव कर रहा है, M2 हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अब अगर मैस M1 ज़्यादा होगा M2 से, तभी वो नीचे मूव करेगा ना। अगर मैस M1 M2 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो, तो ये रुके रहेंगे, या ये ज़्यादा हो तब भी रुके रहेंगे, ये इधर लटक रहा होगा, ये रुका रहेगा। अगर M1 ज़्यादा हो M2 से, तब ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये आगे, तभी हम एक्सेलरेशन फाइंड कर पाएंगे, वरना एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, बॉडी रुकी होगी। तो इधर इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, वेट W1। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, इसके बिल्कुल बराबर रिएक्शन है T। इसी तरह इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है W2, इसके बदले में ऊपर की तरफ रिएक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। कोई रस्सी तो है नहीं ऊपर जिसमें टेंशन हो, इसमें तो रस्सी थी ऊपर तो टेंशन है उसमें, लेकिन इसमें तो कोई रस्सी है नहीं जिसमें टेंशन हो, तो रिएक्शनल फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है। अब टेंशन रस्सी में इधर है, इसी तरह इधर भी रस्सी में टेंशन होगी, क्योंकि बॉडी की मोशन इस साइड भी होगी, तो रस्सी में खिंचाव एक होगा इधर, ऐसे रस्सी में खिंचाव होगा, क्योंकि वो इसकी मोशन के बदले में, तो रस्सी में इधर भी एक टेंशन होगी। वो टेंशन और ये टेंशन इक्वल ही होगी क्योंकि रस्सी एक है। अच्छा, अब हमें बारी बारी स्टडी करना है इनको, इनके ऊपर जितनी नेट फोर्स लग रही है। तो स्टार्ट क्वेश्चन ऐसे करना है, एक पैराग्राफ लिखना है कंसीडर टू मैसेज M1 एंड M2 नेम्ड A एंड B अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट द मास A इज मूविंग वर्टिकली एंड मास B इज लाइंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। ठीक हो गया। फिर लिखना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन A पे नेट फोर्स कितनी लग रही है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन A। अब A पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, एक ये और एक ये, इनको ऐड कर देना। नेट फोर्स कहते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एडेड, सारी फोर्सेस जो एक बॉडी पे लग रही हैं उसको कहते हैं नेट फोर्स। अब इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक W1 एक T, इन दोनों को ऐड करना है। मैं इनको ऐड ही करता, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो किसी एक को माइनस करना पड़ता है, या इसको या इसको। अब एक और बात, किसको माइनस करना है? ऊपर वाले को माइनस करना है, नीचे वाले को, जो इनमें से कम है, ज्यादा वाली में से कम वाली। अब ये कैसे पता चले W1 ज्यादा या T ज्यादा है? क्योंकि ये नीचे मूव कर रहा है तो W1 ज्यादा है। अगर T ज्यादा होता तो ये बॉडी ऊपर जा रही होती, तो W1 ज्यादा है, उसमें से T माइनस करना है कम वाला। डायरेक्शन ने मेन काम किया कि डायरेक्शन इनकी अपोजिट थी, इसलिए एक के साथ माइनस लगाने, किसके साथ माइनस लगाने? कम वाले के साथ लगा दिया। F की जगह MA लिख सकते हैं, W की जगह MG लिख सकते हैं। अब M1 का जिक्र चल रहा है, इसी तरह M1 का जिक्र चल रहा है तो M1 लिख देंगे इसकी जगह पे, इसको इक्वेशन 1 कह देना। अब चलते हैं नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है B पे। B
पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है उसे लिखेंगे F इज इक्वल टू, अब बी पे लग रही है 3 फोर्सेस, 1 2 3, ये दोनों एक दूसरे को कर रही है कैंसिल, बॉडी ऊपर नीचे तो नहीं जा रही ना, इसमें ऊपर नीचे जा रही थी इस वजह से हमने W1T का जिक्र किया, इसमें ऊपर नीचे तो नहीं जा रही, इधर उधर जा रही है, तो ऊपर नीचे वाली कैंसिल कर रही है, उन्हें लिख लें, लो लिख लेते हैं, W2 माइनस आर लिखना पड़ेगा, एक के साथ माइनस लगाना पड़ता है, दोनों बराबर हैं, किसके साथ माइनस लगाएं, किसी के साथ भी लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे प्लस टी, W2 और आर तो बराबर है एक दूसरे, क्योंकि बॉडी इसीलिए ऊपर नीचे नहीं जा रही, उसी जगह पे प्लेस्ड है, उस साइड जा रही है, लेकिन उस साइड का ना वेट से कनेक्शन है ना आर से, ये दोनों इक्वल, इन्हें काट भी सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर ये है कि इन्हें लिखें ही ना। तो एफ पे 3 फोर्सेस लग रही है, ये दोनों कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को, तो टी रह गया, तो टी लिख देना है ऐसे, एफ की जगह पे एम ए लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू टी, लेकिन कौन सा मैथ है ये, M1 है M2 का जिक्र कर रहे हैं इस वाले का, M2A इक्वल टू टी से इक्वेशन 2 कह लेना है। अब हमें दो चीज़ें बस निकालनी है, जैसे केस 1 में किया था, पहली चीज़ एक्सेलरेशन और दूसरी चीज़ टेंशन है। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, इन दोनों को ऐड करने से, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी, ये कट गया, M1G, इन दोनों में से A आ गया कॉमन, M1 प्लस M2 बचा पीछे, A इधर लिखा रहेगा क्योंकि A तो फाइंड करना है, M1G के साथ M1 प्लस M2 आके डिवाइड हो जाएगा, इसमें ये G साइड पे लिख दिया, मतलब ये M1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये समझ जाना, साइड पे ना लिखें ऊपर लिखते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों इक्वेशन से टेंशन निकालनी, वो कैसे मिलेंगे, डिवाइड करने से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऊपर कोई भी रख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन ऊपर रख सकते हैं, तो पहले मैं पहली इक्वेशन लिख देता हूँ, बटे में दूसरी लिखूंगा, लेफ्ट साइड के बटे में लेफ्ट साइड आएगी, राइट साइड के बटे में राइट साइड आएगी, ये आ गई, ए से कटा, M1 के साथ ये T जाके मल्टीप्लाई होगा, M2 जाके M1G माइनस T से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा M1 M2G माइनस M2T, इस साइड पे M1T, T वाली दोनों वैल्यूज को एक साइड ले जाते हैं, यानी ये वैल्यू उस साइड चली जाएगी, M1T प्लस M2T इज इक्वल टू M1 M2G, इन दोनों में से T कॉमन, M1 प्लस M2 बचा, M1 M2G आ गया, T इधर लिखा रहेगा, M1 M2G के नीचे M1 प्लस M2 डिवाइड हो जाएगा, ये G मैंने साइड पे लिख दिया, मतलब ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ लिखते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मिली टेंशन, इस तरह से हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड की कि ऐसे सिस्टम में जिसके अंदर एक बॉडी नीचे मूव कर रही थी और एक बॉडी राइट साइड पे मूव कर रही थी, इसे केस 2 कहा जाता है, केस 1 में दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही होती हैं। तो आज हमने केस 2 स्टडी किया।